नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल कर पाने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज आपके तमाम समस्याओं के निदान के लिए, आपको लीगल हेल्प देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं प्रियदर्शन शर्मा जी, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और सेक्रेटरी हैं दिल्ली बार एसोसिएशन के। हमारे बीच हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियदर्शन जी हमारे बीच आने के लिए। और तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आज जो मुद्दा हमने उठाया है, यानी जो सवाल हमने उठाया है जिसके बारे में कानूनी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, वो है अगर आपके चेक बाउंस हो जाते हैं तो क्या कुछ कानूनी अधिकार हैं आपके और किस तरह से आप रेमेडीज पा सकते हैं। तो आज हम इसी सवाल के साथ हाजिर हैं कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आप किस तरह से इसमें अपने कानूनी प्रावधान के तहत अधिकार पा सकते हैं, न्याय पा सकते हैं। कॉल कर सकते हैं आप हमें, इस मसले से जुड़े हुए सवाल तो पूछ ही सकते हैं, साथ ही और भी कोई समस्या हो तो उस पर भी राय हम आपको जरूर देंगे। हमारे बीच एक्सपर्ट मौजूद हैं, लीगल एक्सपर्ट प्रियदर्शन हमारे बीच मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि चेक बाउंस के मामले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बल्कि अगर यूँ कहूँ कि अदालत में एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है चेक बाउंस केसेस की। क्या कुछ अधिकार हैं इसमें, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। जनरली होता क्या है कि आज के समय में जो ट्रांजेक्शन्स हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स या और भी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई प्रॉपर्टी डील है, वो सभी थ्रू चेक्स होती है जी। और उसमें बहुत ठगा से महसूस करते हैं जब वो चेक जो दिया गया है और वो चेक बाउंस हो जाता है। उस कंडीशन में जिसने वो चेक लिया है उसको समझ नहीं आता कि भाई 1 लाख का, 10 लाख का या किसी भी एक्स अमाउंट का चेक है, वो बाउंस हो गया, वो क्या करे। इसके लिए सेपरेट एक प्रोविजन बनाया गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जी। और उसमें जब चेक बाउंस होता है, चेक बाउंस होना अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। चेक बाउंस होने के विदिन 30 डेज एक नोटिस देना होता है जिसने आपको चेक दिया है, आपका चेक बाउंस हो गया है और आपका विदिन 15 डेज आप इसका जो अमाउंट है वो मुझे पे करें। जी। जिस मोमेंट आपके पास वो लीगल नोटिस सर्व होता है उसके विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो पैसा नहीं लौटाया जाता जी। उस कंडीशन में एक कॉज ऑफ एक्शन राइज होता है। उसके तहत हम लोग एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं कंसर्न एमएम के पास में। और ये जो क्रिमिनल कंप्लेंट है, यहाँ कुछ चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात वो ये है कि यदि कोई चेक बाउंस होता है उसके विदिन 30 डेज हमें उसके रिगार्डिंग एक नोटिस सर्व कराना होता है अपोजिट पार्टी को और उसमें हम 15 दिन का टाइम देते हैं कि विदिन 15 डेज जो भी एक्स अमाउंट जिसका चेक बाउंस हुआ है वो आप मुझे पे करें। उसके बाद में 30 डेज के अंदर अगेन 30 डेज के अंदर 30 दिन के बाद, यानी जो 15 दिन के बाद में जो 30 दिन का समय है, उसमें आपको क्रिमिनल कंप्लेंट डालनी होती है जिसका आप चेक बाउंस हुआ है जी। और उसके बाद में ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें किसी अमाउंट की रिकवरी के लिए हम लोग सिविल रेमेडी भी अवेल करते हैं और 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो सेक्शन 138 है उसमें हम ये कंप्लेंट भी डालते हैं। जी, यानी कि सिविल केस भी डाला जा सकता है और क्रिमिनल केस भी इसमें फाइल किया जा सकता है, लेकिन अहम यह है कि 15 दिन के नोटिस के बाद अगर अमाउंट ना रियलाइज हो चेक के जरिए तो तब तक आपको इंतजार करना होगा। नोटिस के बाद अगर नहीं होता है तो ये रेमेडी है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया जाता है कि फला कंपनी का चेक बाउंस हुआ है तो किसके खिलाफ इसमें जो कंप्लेनेंट है वो जा सकता है। देखिए, कोई कंपनी कंसर्न जो होती है उसमें कोई पार्टनरशिप, कोई फर्म है या उसमें डायरेक्टर्स हैं, तो ये देखा जाता है जिस डायरेक्टर ने उस चेक को साइन किया है वो डायरेक्टर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और वो पार्टनर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और डायरेक्टर्स में से 2 तरह के डायरेक्टर्स जनरली होते हैं कि एक तो स्लीपिंग डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो डे टू डे बिजनेस में डील कर रहा है
क्योंकि हमें एक डिस्क्रिप्शन उस चलिए इस पर कंप्लेंट हम में। विस्तार से आपसे आगे चर्चा करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ कुलदीप दिल्ली से जुड़ रहे हैं। स्वागत है कुलदीप जी, बताइए लीगल हेल्पलाइन में क्या मदद चाहिए आपको, पूछिए अपना सवाल। मैम तो जी पूछिए। कि मैंने एक केस 406 का मुकदमा दर्ज कराया था। जी मैंने एक मुकदमा दर्ज कराया था, उसमें पुलिस ने एफआईआर लगा दी हम्म, और उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था इन्वेस्टिगेशन की आखिरी जांच न्यायालय को भेज रहे, उस पर मेरी साइन करा लिया। मुझे क्या करना चाहिए? चलिए इनके हस्ताक्षर लिए हैं जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया है उस पर, और 306 का मामला है। इन्हें क्या करना चाहिए, ये सवाल है इनका, अगर हस्ताक्षर इन्होंने कर दिया है तो। अगर इन्होंने कोई इस तरह का कोई इनसे अंडर प्रेशर कोई अगर इनसे साइन डॉक्यूमेंट कराया गया जिसको साइन नहीं करना चाहते थे और इनके अगेंस्ट कोई अगर एफआईआर हो गई है, तो जो भी इनके अगेंस्ट जो हुआ है जी। इसको ये इसकी काउंटर एफआईआर भी कर सकते हैं, और साथ में अगर वो कंसर्न थाना इनकी एफआईआर नहीं रजिस्टर करता है जी। तो उसके लिए सेक्शन 156(3) में ये कंसर्न कोर्ट में जाकर के उसको एफआईआर के लिए ये अपनी वहां पर अर्जी दे सकते हैं। क्या इसमें इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि जबरन इनसे सिग्नेचर लिया गया हाँ, है? क्योंकि ये अपने आप में एक ऑफेंस है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग फोर्सफुली साइन नहीं कर सकते। केस उसकी के will होनी प्रोसीडिंग्स चाहिए। में तो ये इनके मुश्किल तो नहीं बढ़ा सकता ये सिग्नेचर किया हुआ डॉक्यूमेंट? बिल्कुल, एक्चुअली होता क्या है, कोई डॉक्यूमेंट्स ये किस लेवल पे बात कर रहे हैं ये क्योंकि इन्होंने अभी स्पष्ट नहीं बताया, जी। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स को क्या एविडेंस के लिए आगे वो पुट कर रहे हैं या जो भी चीज है उसकी जानकारी जरूर इनको पुलिस के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके साथ साथ इनको उसके लिए एक कंप्लेंट भी फाइल करनी पड़ेगी अगर इनके लिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो इनके लिए फ्यूचर में कोई इनके अगेंस्ट एविडेंस क्रिएट कर सकता जी। है उसके लिए। चलिए कुलदीप, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं। हमारी ILRF की टीम भी आपको असिस्ट करेगी इस मामले में। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उस पर मुझे उम्मीद है कि संशय जो है वो कम हुआ होगा आपका। शंकर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत है शंकर जी, बताइए किस तरह की लीगल मदद चाहिए आपको, क्या सवाल है, जरूर पूछिए। सवाल ऐसा है कि मैडम मैं 2 साल पहले 6 लाख का एक मैं ये लिया था, जमीन लिया हूँ बेच के, दूसरा जमीन बेचा, एक जमीन बेचा दूसरा जमीन लिया, तो उसका तो मैं इनकम टैक्स वगैरह दे तो नहीं, लगेगा या नहीं लगेगा, या इसमें कोई दाव पेच भी आने वाला संभावना है, ऐसा मैं आपसे जानना चाह रहा था। मैं जी टैक्स को लेकर इनकी क्वेरी है कि एक जमीन को बेच के दूसरी जमीन ली है तो क्या टैक्स पे ऑफ करना होगा, कुछ ऐसा? जनरली ये मैटर क्योंकि टैक्स रिलेटेड है, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी का अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, पहली प्रॉपर्टी को अगर आपने बेचा है तो जो प्रॉपर्टी गेन टैक्स जो होता है, प्रॉपर्टी गेन टैक्स इनका जो भी है वो उस पर लगेगा जी। क्योंकि बेटर कंसल्ट इसमें जो टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं वही दे सकते हैं, बट जो प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो गेन टैक्स है प्रॉपर्टी से जो उनको प्रॉफिट हुआ है जी वो इन पर जरूर एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल, आप इस बारे में जानकारी जुटा लीजिए। शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। राजेश, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, क्या कानूनी सहायता चाहिए, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, हमारा FIR हुआ था जी कि मई में, तो अभी तक हमें न्याय नहीं मिल पाया है। तो जी, किस मामले में FIR है, इस बारे में बताएंगे राजेश जी? मर्डर केस का है FIR। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या करें? जी, मई में मामला दर्ज हुआ है और मर्डर केस का है, क्या कुछ इन्हें करना चाहिए? कोई भी जब एफआईआर दर्ज होता है तो उसके विद इन एक स्टिपुलेटेड पीरियड में एक चार्जशीट सबमिट की जाती है कोर्ट के अंदर जी। और उसमें चार्ज फ्रेम होने के बाद आगे प्रोसीडिंग चलती है। तो ये देखने वाली बात है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये वो अभी चार्जशीट सबमिट हुई है या सबमिट नहीं हुई है, क्योंकि चार्जशीट सबमिट होने के बाद ही मैटर चार्ज पर आता है और उसके बाद चार्ज पे बहस होने के बाद फिर वो मैटर आगे एविडेंस के लिए चलता है। और अपनी तरफ से क्या ये अपना पक्ष भी रख सकते हैं इस मामले में, या चार्जशीट फाइल होने तक इन्हें इंतजार? चार्जशीट फाइल होने तक इनको इंतजार करना पड़ेगा और इनकी तरफ से जनरली जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो इनकी तरफ से केस को डिफेंड करता है जी। और उसमें ये अपना एडवोकेट अगर चाहे तो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ये अपना एडवोकेट भी इंडिविजुअल खड़ा कर सकते हैं। जी चलिए राजेश जी, हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी पर हमने सॉल्यूशन आपको दिया होगा, सजेस्ट किया होगा। बाकी आप डॉक्यूमेंट्स हम तक ज़रूर भेजिएगा। हमारी ILRF की टीम, जो हमारी लीगल टीम है, वो आपको असिस्ट करेगी इस मामले में कि किस तरह से आप लीगल जो
कदम है वो उठा सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहित है हमारे साथ। स्वागत है मोहित जी, बताइए क्या सवाल है आपका, किस तरह की कानूनी सहायता आपको चाहिए? मैम मैं क्रोस केमिकल डेयरसी नियर चंडीगढ़ जी उस कंपनी में जॉब किया हूँ 1 ईयर 1 साल। और मैं उसमें जो कंपनी हम लोग जो सैलरी का चेक बना के दे दिया 1 लाख, जितना 1,90,000 समथिंग का चेक है मेरा, मैं वो चेक बाउंस हो गया। उसके रिगार्डिंग केस किया हुआ है वहीं पे डेयरसी की कोर्ट में। तो मैं उसमें क्या हुआ, अभी हम डेट पे डेट मिल जाती है, तो समय में ये कब तक क्लियर हो जाएगा हम लोग जो चेक का जो अमाउंट है? चलिए, चेक बाउंस का केस है और इन्होंने फाइल किया हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ डेट पे डेट मिल रही है। जी एक्चुअली कोर्ट ओवरबर्डन है, जैसा कि इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कहा गया कि मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो 138 में आपके चेक बाउंसेस के केसेस होते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसमें कोई कोर्ट फी नहीं होती और जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं इस तरह का जहाँ डिसऑनेस्टी होती है तो 138 की जो कंप्लेंट है वो सबसे इजी है उसको फाइल करना। तो एक ओवरबर्डन कोर्ट होने की वजह से कोई डेट वगैरह इनका पड़ा होगा और मैटर प्रोलॉन्ग हो रहा होगा। तो आप But पेशेंस रखें, लेकिन जल्द ही इस मामले में आपको न्याय जरूर मिलेगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, राजेश हैं हमारे साथ। स्वागत है राजेश जी, बताइए क्या कानूनी सहायता चाहिए आपको, पूछिए अपना सवाल। मैं एक जानकारी चाहता हूँ, मैंने एक ही कंप्लेन करवाई थी जनसुनवाई में। जी हाँ, तो मैम उसकी बिना जांच करे उसकी पुष्टि कर दी गई है, उसमें सब कुछ सही के बताया गया है। किस तरह की कंप्लेन कराई थी राजेश, एक बार फिर से बताएं। जनसुनवाई में, जनसुनवाई आप समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से बताएं। जनसुनवाई पोर्टल है जो यूपी का। इनकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है हम तक, एक बार आगे इनके कॉल को शामिल करने की कोशिश करेंगे। रोहित हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं, स्वागत है रोहित जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। नमस्ते। नमस्ते रोहित जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। एक्चुअली में मुझे एक चीज पूछनी है। हमारे बड़े भाई का जो है पिछले 4 साल से डिवोर्स का केस चला हुआ है। एक्चुअली में शादी हुई थी 4 साल पहले 2013 में गंगापुर सिटी से। जी तो उसने जो है एक्चुअली में हमें एलिगेशन फंसा रखा है, 4-5 केस हमारे ऊपर लगा रखे हैं। तो बस उससे जैसे कि हमें कुछ छुटकारा टाइप से किस तरह से मिलेगा, हमको क्या करना चाहिए? जी जी रोहित जी, जो आपकी समस्या है ये एक्चुअली मैट्रिमोनियल मैटर्स में है और इसके लिए जो भी आप बता रहे हैं जो डिवोर्स पिटीशन फाइल हो रखी है, मुझे नहीं पता कि किस एलिगेशंस पे आपका ये पिटीशन चल रहा है। बट डिवोर्स 2 तरह से होता है जो हिंदू मैरिज एक्ट में है। एक तो आपका जो प्रॉपर केस चल रहा है ये तो है ही, साथ में म्यूचुअल कंसेंट से भी डिवोर्स हो सकता है, जिसमें दोनों पार्टी की म्यूचुअली कंसेंट होना बहुत जरूरी है। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, हालांकि पूरे जब ब्रीफ एक्ट में समझ देख पाऊँ उसके बाद चीज़ें कुछ और होंगी, बट अगर आप आपस में कंसेंसस बनाते हैं दोनों पार्टी तो आई थिंक ये बेटर होगा कि आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए इसमें अप्लाई करें। जी बिल्कुल, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। और चेक बाउंस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, चेक बाउंस होने पर किस तरह की रेमेडीज आप पा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चेक बाउंस के मामले अदालत में आते हैं। हम प्रियदर्शन जी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से पार्टी जो है वो कौन हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट किया जाए। आप बता रहे थे कंपनी के अंदर जो पार्टीज हो सकती हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, किसके खिलाफ सीधे तौर पर कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर किया जा सकता है? जनरली जो भी चेक इशू करता है, इंडिविजुअली हम जब चेक इशू करते हैं तो उसकी लायबिलिटी होती है जिसने वो चेक को इशू किया हुआ है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें जो पार्टनर जो चेक को इशू करेगा सभी की लायबिलिटी है, उसकी लायबिलिटी होगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, राजेश मिश्रा हैं हमारे साथ। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, हमें पता ये करना है इसके अंदर कि जैसे कि जो छोटी कोर्टों में ये सीजीएम या सीजीएम कोर्ट में केस चलते हैं जी, तो जनरली जो ऑर्डर शीट होती है, पर्दे काम जिसे बोलते हैं, उस पर हमको तारीख दे दी जाती है जी। और उस पर साइन करवा लिए जाते हैं। लेकिन पर्दे काम पर उस समय तक कुछ भी लिखते नहीं है वो लोग बाद में लिखते हैं। जब हम अगली बार जाते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने हमारे खिलाफ कोई वारंट इशू कर दिया है जी। तो हमारा प्रश्न है कि क्या फर्दे काम या ऑर्डर शीट पर पहले लिखना चाहिए जज को या पेशकार को या नहीं लिखना चाहिए? हम लोग पहले साइन कर देते हैं, वो लोग हमसे पैसे भी ले लेते हैं 20-30 रुपए एक साइन के, 2 लोग होते हैं तो 2 साइन के 60 रुपए ले लेते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या कानूनन जायज हैं? जी
चलिए, बहुत ही अहम सवाल है राजेश इनका। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसको हम साइन कर रहे हैं, पहले उस पर ये मेंशन या लिखा हुआ ना बहुत जरूरी है कि हम किस चीज़ पर साइन कर रहे हैं। मैं भी कुछ एक मैटर्स में यूपी के कोर्ट्स में गया हूँ और मैंने ये प्रक्रिया देखी है और जिसका मैंने विरोध भी किया है। जी। तो मैं आपसे यही कहूंगा, किसी भी पेपर पे और जहां ऑर्डर शीट की बात है, खासकर वहां पर आप बिल्कुल भी साइन ना करें अगर वो पेपर ब्लैंक है तो, क्योंकि कल को जो भी उस पर लिखा होगा और आपके साइन वहां पहले से मौजूद होंगे, वो यही माना जाएगा कि आपके वो संज्ञान में वो चीज है और आपने वो देख करके, पढ़ करके और समझ करके साइन किया है। ना केवल ऑर्डर शीट पर, कहीं पर भी आप पेपर जो लीगल पेपर है या कोई भी पेपर है, बिना पढ़े आप साइन ना करें। और इसकी आप शिकायत भी कर सकते हैं। आप डीजे कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, इस बात की वहाँ शिकायत आप कर सकते हैं। ये गलत है जी, बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजेश हैं हमारे साथ कल्याणपुर उत्तर प्रदेश से। राजेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? लीगल हेल्पलाइन के जरिए क्या मदद चाहिए आपको? जी, हमारी पत्नी हमको बहुत परेशान करके रखी हुई है। हमारे ऊपर गुजारा का मुकदमा करे हैं और हमसे गुजारा चाहती हैं, जबकि मैं उनको लाने के लिए तैयार हूँ। 2 साल से मैं मुकदमा भी दायर करे हूँ रुखसती का। हमारे मुकदमे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उनके ऊपर गुजारा और हमें गुजारा देने पड़ने जा रहा है, बनने वाला है। और सहे दिल से अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं। चलिए, पत्नी को साथ रखना चाहते हैं लेकिन 125 के तहत गुजारा मांग रही हैं वो, जो इन्हें देना भी पड़े। क्या इनके पास राजेश जी ऐसा है कि अगर जहां आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर डाला हुआ है, तो इसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप अपनी इंटेंशन शो करें और एक रेस्ट्रिक्शन कॉन्जुगल राइट्स का सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में आप एक दावा फाइल करें कोर्ट को ये कहते हुए कि मैं अपनी वाइफ को अपने साथ रखना चाहता हूं और बिना किसी कारण के वो मुझे छोड़कर चली गई है। जी। उसके बाद अगर वो नहीं आती है, कोर्ट ये समझता है और सेक्शन 9 में डिक्री आपकी फेवर में आती है, तो फिर आप इससे बच सकते हैं। अदरवाइज मेंटेनेंस के लिए वो क्लेम करेगी ये दिखाते हुए कि आप उसको अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, अनन्या पांडे हैं हमारे साथ। अनन्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? अनन्या जी, पूछिए अपना सवाल। चलिए, आगे हम इनके कॉल को शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से प्रियदर्शन जी हमें बता दीजिए कि कंप्लेंट जो है वो किसके अगेंस्ट किया जा सकता है कंपनी में, अगर चेक बाउंस का मामला हो तो? जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो भी मैटर्स होते हैं उसमें सबसे पहले में देखना होता है कि हम इसमें पार्टी किसको बनाएं, जो एक्यूज किसको बनाएं। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में आपका जो पार्टनर साइन कर रहा है, और अगर उसमें डायरेक्टर्स हैं किसी कंपनी के अंदर, तो वो डायरेक्टर्स जो डे टू डे बिजनेस में डील कर रहे हैं वो डायरेक्टर्स उसके लिए लायबल होंगे, डायरेक्टर्स उसके लिए लायबल होंगे। और बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन हमेशा रहा है कि इसका प्लेस ऑफ अकरेंस के हिसाब से इसमें आज की डेट में ये है कि आप कहां पर उस केस को फाइल करेंगे, उस कंप्लेंट को फाइल कहां करेंगे। लेटेस्ट जो जजमेंट आई है उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जहां पर आपका चेक बाउंस हुआ है वहां वो केस आप फाइल कर सकते हैं, क्योंकि पहले इसके कई जगह हम इसको फाइल कर सकते थे जहां से लीगल नोटिस दिया है, जहां से आपको चेक इशू हुआ है, जहां से आपका चेक बाउंस हुआ है। अब ये है कि जहां पर आपका चेक बाउंस हुआ है उस जगह पर आप इस कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपको डिफाइन करना पड़ेगा जिनको भी आप उसमें पार्टी बना रहे हैं, जिनको आप एक्यूज बना रहे हैं, कि उनका स्पेसिफिक रोल उसके अंदर क्या है। चलिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ राजेश ठाकुर जुड़ रहे हैं दादर नगर हवेली से। स्वागत है आपका राजेश जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए अपने सवाल। मेरा नाम राजेश ठाकुर है मैडम। नमस्ते। नमस्ते। मेरा जमीन का लफड़ा है। मेरा जमीन है 4 डिसमिल के जमीन है, तो मेरा बड़ा भाई बेच दिया चाचा के हाथ में, तो उसमें मेरा अधिकार नहीं है। मैं सर में 2 भाई, बड़ा भाई बेच दिया, तो मेरा चाचा बोलता है जो नहीं मैंने पूरा लिया हूँ, मेरे को नहीं दे रहा है। मेरे को सिर्फ उतना ही जमीन है रहने के लिए, खाली घर, और उसके अलावा मेरे पास में नहीं है। वो चाचा नहीं दे रहा है मेरे को। जमीन आपकी दादा लाई संपत्ति है? हाँ, दादा है, मतलब मेरा दादी के नाम से था। जी, चलिए जी, क्या बताना चाहेंगे आप? राजेश जी, कोई भी प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि हमें हमारे पुरखों से आती है, उसमें या तो कोई विल बाय वर्च्यू ऑफ विल, यानी कि हमारे को हमारे बाप फादर हमारे ग्रैंडफादर वसीयत के जरिए या तो किसी को स्पेसिफिक उसका राइट दे जाए। अदरवाइज उसमें हमारा थ्रू पार्टीशन हमारा इक्वल राइट होता है। सपोज
जो ब्रदर हैं उनमें इक्वली जाएगा, सिस्टर है उनको जाएगा। इस तरह से किसी राइट को डिप्राइव नहीं कर सकते। अगर इस तरह की कोई चीज अगर आपके सामने है तो आप उसमें कोर्ट में थ्रू पार्टीशन अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास ये अधिकार है, कानूनी अधिकार, कि आप अपनी पुश्तैनी जमीन में बराबर का हक मांग सकते हैं आपके बाकी कजिन्स की तरह। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, अशोक है हमारे साथ। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। जी सर, जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मैडम, मैं एक मेरठ की कंपनी में डेयरी फार्म खोलने के लिए लोन आवेदन किया था जी। और वो कंपनी हमसे अभी तक 1 लाख रुपए का वो नुकसान करा दी। कंपनी आज भी सामने फ्रंट पे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। उसका सब काम फ्रॉड है और इसमें हमें ये नहीं समझ में आ रहा है इस चीज से हम कैसे मतलब कि निकले, कैसे हमारा पैसा इन्वेस्ट हो वापस। जी, जी। यानी कि आपने एक डेयरी फर्म में इन्वेस्ट किया है जो कि फर्जी कंपनी है, कैसे जो इन्वेस्टमेंट हो गया है, क्या लोन भी लिया है आपने? लोन लेने के लिए लोन लेने के लिए, लेकिन कंपनी लोन के नाम पर हमसे इतना पैसा ले लिया और फर्जी डॉक्यूमेंट भेजता रहा आज तक और कोई रिजल्ट उसका सामने नहीं आया। क्या बताना चाहेंगे अशोक जी? इसमें आपके लिए दोनों रेमेडी है। लीगल रेमेडी में आप अगर सिविल रेमेडी में जाते हैं तो वहां अपना डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं और रिकवरी भी जो अमाउंट आपने दिया है उसके अगेंस्ट अपना रिकवरी आप क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि आपने बताया कि आपने लोन के लिए ये 1 लाख रुपए दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रोसेस में आपको 1 लाख रुपए की कोई इस तरह की डिमांड जब आप लोन लेने जा रहे हैं तो की जाती है। तो उन्होंने क्रिमिनली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आपके साथ में किया है और गलत तरीके से जो पैसा लिया है, इसके लिए आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी डाल सकते हैं और जो आपको नुकसान हुआ है और उस अमाउंट की रिकवरी के लिए आप एक प्रॉपर रिकवरी सूट भी सिविल कोर्ट में ला सकते हैं। जी, और अगर कागज फर्जी हैं जिस कंपनी के, तो जाहिर तौर पर एविडेंस है आपके पास कि ये फर्जी तरीके से कंपनी चल रही है, तो आप उनके खिलाफ जरूर शिकायत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियदर्शन जी हमारे बीच जुड़ने के लिए और चेक बाउंस पे जो अहम जानकारी आपने दी कि क्या रेमेडीज हैं इसे लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए हमारे दर्शकों के बीच, वो बताने के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियदर्शन जी। आज लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उन्हें सहायता हम दे पाए होंगे लीगल हेल्पलाइन, और आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमारे पोस्टल एड्रेस पर भेज सकते हैं जो स्क्रीन पर आपको लगातार दिख रहा है। हम जुड़े रहेंगे आपके साथ लीगल हेल्पलाइन के जरिए। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। खबरें लगातार जारी है APN न्यूज़ पे। नमस्कार।